नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार पांडे आप सभी का कणाद केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग धातु और अधातु की बात करने जा रहे हैं और ये धातु और अधातु का सिलेबस क्लास 10 के सिलेबस से मिलता जुलता है। क्लास 10 के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग इसको आगे डिस्कशन इसका करने जा रहे हैं। जब बात धातु और अधातु की होती है तो प्राचीन समय से ही इसे थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा। पाषाण काल में जो विकास हुआ, पाषाण काल से जो विकास हुआ तो सबसे पहले उस विकास का कारण बना तांबा की खोज। और माना जाता है, ऐसा ज्ञात है कि सबसे पहले लोगों को प्राचीन समय में 8 तत्वों की जानकारी प्राप्त थी, जिनमें से सोना, चांदी, तांबा, मरकरी, टीन ये प्रमुख है। और फिर 18वीं सदी आते आते ज्ञात तत्वों की संख्या 20 से अधिक हो गई। एक महत्वपूर्ण मोड़ आया मेंडलीव के समय। मेंडलीव ने जब अपने आवर्त सारणी का निर्माण किया तो मेंडलीव के समय तक 63 तत्व ज्ञात थे। उनके समय तक, मेंडलीव के समय तक कुल 63 तत्व ज्ञात थे जब उन्होंने अपने आवर्त सारणी का निर्माण किया। बाद में हालांकि तत्वों की संख्या फिर बढ़ती चली गई। कुछ तत्वों का आविष्कार तो खुद मेंडलीव ने भी किया था। इन तत्वों की संख्या आज 118 या कुछ लोग मानते हैं कि 119 हो चुका है। आज के समय तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 तत्वों तक को ही समाहित करने की क्षमता है। अर्थात मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जितने तत्वों को रख सकता है उतने तत्वों की खोज हो चुकी है। अब आगे इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी सबसे बड़े रूप का प्रयोग धीरे धीरे प्रारंभ होगा, अन्य तत्वों की खोज होने के साथ साथ। ज्ञात तत्वों में कुछ धातु होते हैं, कुछ अधातु होते हैं और कुछ उपधातु होते हैं। तो धातु तत्वों में सबसे प्रमुख रूप से लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम आदि हैं। इन धातुओं में भी निकेल, क्रोमियम, टंगस्टन, ये आपका यूरेनियम, रेडियम, ऐसे तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हें रणनीतिक तत्व कहा जाता है, स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स कहा जाता है इन तत्वों को। इन रणनीतिक तत्वों में भी टाइटेनियम सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे टैंक, राइफल आदि बनता है। और ये टाइटेनियम लोहा से अधिक मजबूत और उससे हल्का होता है। तो अभी तक जितने भी तत्व ज्ञात हैं उनमें से 80% से अधिक धातु तत्व हैं। ज्ञात तत्वों में 80% से अधिक धातु तत्व हैं। और अधातुओं की संख्या के बारे में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग मानते हैं कि अधातुओं की संख्या है 22, जबकि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अधातु शुद्ध रूप से 17 ही है। अधातुओं की संख्या शुद्ध रूप से 17 है। हम लोग 22 मानकर चलते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनमें कुछ गुण धातुओं का भी पाया जाता है, तो ऐसे तत्वों को उपधातु कहते हैं। कुछ ऐसे भी तत्व पाए जाते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के कुछ कुछ गुण पाए जाते हैं और उन्हें उपधातु कहते हैं। इनमें जर्मेनियम, सिलिकॉन ये सब प्रमुख हैं। तो धातु 80% से अधिक ज्ञात तत्व, अधातु 22 मानते हैं और कुछ उपधातु। इन सारे तत्वों के गुणों का वर्णन हम लोग धातु और अधातु 2 भागों में बांटकर करते हैं। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं मेरिट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। धातुओं के गुणों की बात करते हैं। मेरिट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातुओं के गुणों की बात करते हैं। तो इनमें जो सबसे पहला पॉइंट आएगा वो आएगा धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये प्रमुख बिंदु है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए
किसी धातु के बाह्यतम कक्षा में प्रायः 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि धातुओं के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 या 2 प्रायः होती है, लेकिन एल्युमिनियम उसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। टीन और लेड ये धातु है और इनके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी तत्व हैं जैसे बोरॉन, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, लेकिन इसे धातु नहीं माना जाता है। बोरॉन जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, लेकिन इसे धातु नहीं माना जाता है। इसी तरह हाइड्रोजन, हीलियम, इनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 और 2 है, लेकिन ये धातु नहीं है, अधातु है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर धातुओं की पहचान की जा सकती है, जैसे कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम परमाणु संख्या इसका एटॉमिक नंबर 12 तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो 282 आया। ये सेल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है, नंबर ऑफ ऑर्बिट के आधार पर, जिसमें हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में, बाहरी कक्षा में, वैलेंस ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है, अतः मैग्नीशियम एक धातु है। धातु का दूसरा गुण, दूसरा पॉइंट मानते हैं इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना, विद्युत धनात्मक होना है। विद्युत धनात्मक होने की पहचान कैसे करेंगे? तो कोई धातु अपना इलेक्ट्रॉन, अपना संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे अधातु को दे सकता है और धनायन का निर्माण करता है। तो केटायन बनाने के कारण ही, धनायन का निर्माण करने के कारण ही धातुओं को इलेक्ट्रोपॉजिटिव, विद्युत धनात्मक मानते हैं। जैसा कि सोडियम, ये अपना जो एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसका त्याग कर सकता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, और इस स्थिति में 2,8 अपना एक बाहरी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, तब ये सोडियम प्लस, सोडियम आयन बना देगा। सोडियम पर प्लस चार्ज, केटायन है, ये धनायन है, इसलिए धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। यदि तीसरे गुण की बात करें तो मैलिएबिलिटी अर्थात आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता, किसी धातु को पीटने पर वो टुकड़ों में नहीं बढ़ता है बल्कि दब जाता है, अनियमित आकार ले लेता है, पत्थर बन सकता है उसका, लेकिन वो भंगुर नहीं होगा, टूटेगा नहीं, और इस गुण को बोलते हैं मैलिएबिलिटी, बोलते हैं आघातवर्धनीयता बोलते हैं। तो ये मैलिएबिलिटी जो प्रॉपर्टी है मैलिएबल होने का, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है सोना में और चांदी में, जो मैलिएबल होते हैं। लेड मैलिएबल नहीं होता है, अर्थात उसे पीटने पर वो भंगुर है, वो टूट सकता है टुकड़ों में, लेकिन इनका पत्थर बनाया जा सकता है। तो इनमें Au, Ag ये प्रमुख हैं। धातु के चौथे गुण की बात करें तो डक्टिलिटी अर्थात तन्यता। तो डक्टिलिटी अर्थात तन्यता, तन्यता का मतलब हुआ कि किसी धातु को अगर हम चाहें तो उसका तार खींच सकते हैं, पतला तार बना सकते हैं, और तन्यता के मामले में भी गोल्ड ही सबसे अधिक है। तो Au और Ag, सोना और चांदी का तन्यता सबसे अधिक होता है। इनके अलावे यहाँ प्लेटिनम काफ़ी अधिक तन्य धातु है। प्लेटिनम का वायर, प्लेटिनम वायर मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो डक्टिलिटी अर्थात धातुओं का पतला पत्थर, धातुओं का पतला तार बनाया जा सकता है। यह गुण अधातुओं में नहीं पाई जाती है। मैं आप लोगों को प्लेटिनम वायर दिखा रहा हूँ, जिस यहाँ लिखा हुआ है प्लेटिनम लूप। तो प्लेटिनम वायर है या प्लेटिनम लूप बोलते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। ये देखिए प्लेटिनम वायर, ये पतला सा जो तो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लेटिनम वायर है। तो ये प्लेटिनम वायर कोरोजन रेसिस्टेंट होता है, जल्दी इस पर कोरोजन नहीं होगा, और अम्ल और भस्म क्षार का भी इस पर, अम्ल भस्म लवण का इस पर विशेष असर नहीं पड़ता है। तो इस प्लेटिनम के वायर का प्रयोगशाला में तत्वों का
तत्वों का जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा तत्व लिया गया है उनकी जांच करने के लिए प्लेटिनम वायर का यूज प्रयोगशाला में हम लोग उपयोग करते हैं। इसे फ्लेम पर ले जाने पर यह आसानी से गलता नहीं है, इसलिए इसका बहुत बार अनेक बार उपयोग किया जा सकता है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, यह है आपका प्लेटिनम वायर। अगले गुण की बात किया जाए तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। धातुओं का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्ट मतलब पिघलना, तो गलनांक और क्वथनांक। कितने तापमान पर कोई धातु ठोस से द्रव अवस्था में चला आता है और कितने तापमान पर कोई धातु बॉयल करने लगता है, उबलने लगता है। तो धातुओं का गलनांक और क्वथनांक का मान प्रायः बहुत उच्च होता है, लेकिन वर्ग एक के तत्वों का गलनांक और क्वथनांक उच्च नहीं होता है। वर्ग एक के तत्वों का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। तो वर्ग एक के तत्व हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और एक फ्रांसियम है, वो रेडियो एक्टिव है। इनके गलनांक और क्वथनांक का मान अधिक नहीं होता है। इनमें से सीजियम का गलनांक 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, अतः गर्मी के दिनों में सीजियम द्रव अवस्था में पाया जाता है। रूम टेम्परेचर, कमरे का तापमान माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ये सीजियम ठोस होगा, इसलिए सीजियम को ठोस मानते हैं। अन्यथा गर्मी के दिन में जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस चला जाता है तो ये 28 से जैसे ही ऊपर जाएगा ये द्रव अवस्था में चला आएगा। तो मरकरी, पारा को छोड़कर शेष सभी धातु ठोस होते हैं और उसमें सीजियम को भी हम लोग ठोस ही मानते हैं। थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात की जाए तो थर्मल मतलब तापीय, इलेक्ट्रिकल विद्युतीय, कंडक्टिविटी चालकता। तो धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। बहुत ये कॉमन पॉइंट है, जानना भी चाहिए आपको। धातुओं में ऊष्मा एवं विद्युत का चालकता पाया जाता है और ये गुण चांदी में सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक कंडक्टर जो होता है वो चांदी होता है। कुछ तत्व पाए गए हैं कि तापमान कम होने पर उनमें तत्व खास करके धातुओं की चालकता तापमान कम होने पर बढ़ती चली जाती है। ध्यान दीजिएगा, तापमान कम होने पर धातुओं की जो चालकता है, कंडक्टिविटी, वो बढ़ती चली जाती है। और जब हम लोग 0 केल्विन के आसपास पहुंचते हैं तो अनेक ऐसे धातु हैं जो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। मतलब उन धातुओं में रेसिस्टेंस, विद्युत के प्रति प्रतिरोध समाप्त हो जाता है और वे सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। तो सुपर कंडक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है जिस पर अभी शोध चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। और ऐसा सुपर कंडक्टर बनाने का प्रयास किया जा रहा है जो कमरे के तापमान पर भी उपयोग में लाया जा सके। इसकी हम लोग आगे बातचीत करेंगे। मेटालिक लस्टर, धातुई चमक। इससे पहले ये जानना आपको जरूरी है कि कार्बन का एक अपरूप ग्रेफाइट, वो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है, अधातु है, लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। मेटालिक लस्टर की बात की जाए तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धातुई चमक या मेटालिक लस्टर कहते हैं। धातुओं का चालकता गुण और इनका जो चमक है, और धातुई साउंड, सोनोरस जिसे कहा जाता है, मेटालिक साउंड। तो मेटालिक साउंड अर्थात सोनोरस, मेटालिक लस्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, धातुओं के इन सब गुणों के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है और वो है धातुई बंधन। धातुओं में धनायन और उनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच एक विशेष प्रकार का मजबूत रासायनिक बंधन बनता है जिसे धातुई बंधन कहते हैं। और धातुई बंधन के कारण ही धातुओं के इन गुणों की हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये मेटालिक लस्टर, धातुई चमक, धातुओं के अलावे आयोडीन में भी पाया जाता है, ग्रेफाइट में भी पाया जाता है, हीरा में भी पाया जाता है। तो विशेष करके आयोडीन की चर्चा करते हैं जिसमें धातुई चमक भी पाई जाती है, लेकिन वो धातु नहीं है। हार्डनेस और डेंसिटी की बात की जाए, कठोरता, धातुओं की कठोरता और घनत्व की, तो धातु प्रायः कठोर होते हैं और इनका घनत्व भी बहुत अधिक होता है। लेकिन वर्ग एक के तत्वों को छोड़कर, पहले भी हम लोग बात किए थे, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये वर्ग एक के तत्व हैं और ये कठोर नहीं होते हैं और साथ ही इनका घनत्व भी कम होता है। ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो वर्ग एक के तत्व हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो धातु कठोर होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ
एक्सेप्शन, अपवाद भी है। इसी प्रकार ये वर्ग एक के तत्व का घनत्व, वर्ग एक के तत्व का घनत्व बाकी धातुओं से बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि सोडियम, पोटाशियम, लिथियम ये सब पानी पर तैर सकते हैं। इनका घनत्व पानी से कम होता है तो ये पानी पर तैरते हैं। और सबसे विशेष बात, लिथियम का घनत्व सबसे कम होता है। धातुओं में लिथियम का घनत्व सबसे कम होता है, लगभग पानी के घनत्व के आधा। तो ये तत्व लिथियम, सोडियम, पोटाशियम पानी के ऊपर तैरते हैं। धातुओं की निश्चित जालक रचना होती है। मेटालिक साउंड की बात हम लोग किए ही, और मरकरी को छोड़ सारे धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो इनका जो जालक रचना है, लैटिस स्ट्रक्चर, वो विशिष्ट होता है। सारे धातुओं का एक विशिष्ट जालक रचना होती है। तो ये धातुओं के भौतिक गुण हुए। अब हम अपने अगले क्लास में धातुओं के रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।